जो सर दर्द की जो बीमारी है वो काफ़ी कॉमन हो गई है कि किसी भी एज ग्रुप में, इनफैक्ट कोरोना के बाद हमने देखा है कि किसी भी एज ग्रुप में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक मोस्ट कॉमनली जो होता है, आप बोल सकते हैं कि 55 ईयर्स या जिसको पहले से शुगर हो, बीपी हो, उन मरीजों में ज़्यादा कॉमन होता है और ये ठंडियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। 85 ईयर ओल्ड पेशेंट विद ब्रेन ट्यूमर और आज वो हमारे बीच में है और यही सासाराम और करागर के आसपास के लोग हैं जो जो ब्रेन ट्यूमर या बाकी चीज़ों से ग्रसित थे और मैंने उनको ठीक किया हुआ है। नमस्कार। रोहतास जिले में लंबे समय से एम्स की मांग होती रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को सरकार ने एम्स नहीं दिया है, जिसकी वजह से लगातार जो सासाराम के लोग हैं या पूरे जिले भर के लोग हैं वो इलाज कराने के लिए लगातार बनारस जाते हैं, पटना जाते हैं और कई जगह पर वो जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। इसी तहत हमारे साथ यहाँ पर सर हैं डॉक्टर नंदजी सिंह। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बगल में बैठे हुए नंदजी सिंह, ये सुविधा हॉस्पिटल न्यूरो केयर सेंटर सासाराम में है और ये भी बनारस के डॉक्टर हैं। ये सासाराम में क्यों आए, हम आपको पहले इनके बारे में इंट्रोड्यूस कर देते। सासाराम में इनके आने की वजह है बनारस लोगों का लगातार जाते रहना इनके पास इलाज कराने के लिए। ये बनारस में इनका एक हॉस्पिटल है, वहां पर ये इलाज करते थे और सासाराम इनका जैसा कि बताना है कि रोहतास जिले के ज्यादातर पेशेंट जो है तो वो बनारस जाते थे इनके पास इलाज कराने के लिए। लोगों को तकलीफ को देखते हुए इन्होंने ऐसा सोचा कि हम क्यों ना खुद सासाराम उठ करके आ जाए और यहाँ पर इन्होंने सुविधा हॉस्पिटल एंड न्यूरो केयर सेंटर के नाम से यहाँ पर खुद का एक हॉस्पिटल खोल दिया है। तो आइए हम आपको सर से रूबरू कराते हैं और सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके अलावा जो है तो यहाँ पर ये जो सेवा दे रहे हैं ये कब से दे रहे हैं, बनारस में कब से सेवा दे रहे थे, इन सभी मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका चैनल पर। थैंक यू। मैं सर पढ़ाई कहाँ से की? आप पहले अपने बारे में कर दीजिए। मैं डॉक्टर नंदजी सिंह और मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। मेरी इनिशियल एकेडमिक जो है स्कूलिंग मैंने साउथ से किया है। मैंने बेलगाम से मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की हुई है 2nd to 12th। उसके बाद मैंने मणिपाल से अपना MBBS किया है और उसके बाद कर्नाटका से ही मैंने अपना MS न्यूरो सर्जरी किया है किम्स हुबली से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसके बाद मैंने पौंडीचेरी से अपना MCH न्यूरो सर्जरी किया है और इस बीच में मैं दिल्ली में भी मैंने कुछ फेलोशिप्स किए हैं और मैंने अपना जो सीनियर रेसिडेंसी फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और LNJP हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है। अब बनारस में कब से सर आप सेवा दे रहे थे? मैं बनारस में पिछले 3.5 साल से मैं बनारस में हूँ और मैं अपनी सारी पढ़ाई करने के बाद साउथ इंडिया से मैंने मोस्टली 2nd से लेके MCH तक की जो पढ़ाई की थी मैंने अपनी साउथ से ही की है और उसके बाद फिर मैं बनारस आया। बनारस में मैंने अपना एक छोटा सा अस्पताल शुरू किया, न्यूरो सर्जरी का अस्पताल, और उस अस्पताल में मैंने केवल न्यूरो सर्जरी करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने ये देखा कि सासाराम के और इस क्षेत्र से काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते थे और अभी भी आते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों की जो परेशानियां हैं इनको दूर करने के लिए मैं सासाराम ही आ जाऊं। तो मैंने यहाँ पे आके फिर एक सुविधा हॉस्पिटल एंड न्यूरो केयर सेंटर शुरू किया है जो कि प्रभाकर रोड में स्थित है। सर हम बात करें अगर स्पेशली आप ब्रेन के डॉक्टर हैं और स्पाइनल कॉर्ड आप की जो भी परेशानी होती है लोगों को देखते हैं, खास करके लोगों में देखा जा रहा है आजकल किसी को भी बच्चा हो या फिर बड़ा हो उसको सर दर्द, धूप में जाने से सर दर्द है, फोन चलाने से सर दर्द है, इसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों को सलाह देना चाहिए? देखिए, आजकल जो सर दर्द की जो बीमारी है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। तो क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस्ड या फ़ोन यूज़ करने से या आप बोल सकते हैं कि बाकी और सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कई पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, कई पेशेंट्स को टेंशन इंड्यूस हेडेक होता है, किसी को एक्सट्रीम केसेस में ट्यूमर भी होता है। तो ये सब सर दर्द के एक रीजंस हैं और इस सब चीज़ों को हम लोग रूल आउट करते हैं कि इस मरीज को किसकी वजह से सर दर्द है। आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर के साथ आ जाते हैं या कुछ और पैथोलॉजी जैसे हाइड्रोकेफलस है ना, जिसको कि बोलते हैं कि सिर में पानी बढ़ जाना, जो नॉर्मल पानी हम लोग के सिर में बनता है तो वो ज़्यादा होने से हाइड्रोकेफलस डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से भी सर दर्द होता है। तो बेसिकली इसका मेन
मेन ट्रीटमेंट ये है कि इसको पहले सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सर दर्द किसकी वजह से है। ये सिंपल एक टेंशन हेडेक है, या ये सिंपल एक माइग्रेन हेडेक है, या ये और कोई रीज़न है। मतलब कोई कभी कभी ब्रेन में कोई गांठ हो जाती है, कोई ट्यूमर हो जाता है, ये तो भी सर दर्द होता है। तो इस चीज़ का प्रॉपर हम इलाज करते हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर भी है तो मैंने बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट किए हुए हैं, जो कि आज भी मतलब you won't believe, but I am telling you, I have operated 85-year-old patient with brain tumor, और आज वो हमारे बीच में है। और यही सासाराम और करागर के आसपास के लोग हैं जो जो ब्रेन ट्यूमर या बाकी चीज़ों से ग्रसित थे, और मैंने उनको ठीक किया हुआ है। सोशल मीडिया पर सर बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ब्रेन स्ट्रोक लोगों को आ रहा है, तो इससे लोग कैसे बचेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक मैक्सिमम जो होता है आजकल, पहले लोग बोलते थे कि ब्रेन स्ट्रोक ओल्ड एज में आता है, लेकिन आजकल मैंने देखा है, जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ तब देख रहा हूँ कि किसी भी एज ग्रुप में, इनफैक्ट कोरोना के बाद हमने देखा है कि किसी भी एज ग्रुप में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक मोस्ट कॉमनली जो होता है, आप बोल सकते हैं कि 55 ईयर्स, या जिसको पहले से शुगर हो, बीपी हो, उन मरीजों में ज़्यादा कॉमन होता है। और ये ठंडियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि किसी भी सीज़न में ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है। तो इससे पहला तो हमें अपने आप को ईयरली चेकअप करना चाहिए, और 50 ईयर से ऊपर जितने भी लोग हैं उन लोगों को अपना ईयरली चेकअप करवाना चाहिए। जिनको शुगर और बीपी की शिकायत है उन लोगों को अपने शुगर और बीपी की मेडिसिन लेनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो भी जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी या तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास पहुंचना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में अगर कुछ भी पैथोलॉजी होता है, अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर मरीज का जो प्रोग्नोसिस होता है, जो ठीक होने का जो मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इलाज होना चाहिए, इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ब्रेन स्ट्रोक ठंडियों में या जो मौसम चेंज होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी शुगर या बीपी के मरीज होते हैं उन लोगों को उस टाइम अपने आप को काफ़ी बचा के रखना चाहिए। यानी अभी जिस तरीके का मौसम चल रहा है बरसात का, कभी ठंड हो रहा है, कभी धूप निकल जा रही, गर्म हो जा रही, तो इस मौसम में भी खास ख्याल करना पड़ेगा। डेफिनेटली इस मौसम में भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चेंज ऑफ जो वेदर होता है, मतलब गर्मी से सर्दी बोलिए या गर्मी से जो अपना ये जो बारिश वाला मौसम होता है, डेफिनेटली कोल्ड थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसमें जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो काफ़ी कॉमन होता है। और वैसे मरीजों को अपने आप को केयर करना चाहिए जो जिनको बीपी हो या थायराइड हो या शुगर हो। सर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। लोगों में कॉमन बीमारी आती है कमर दर्द की, या फिर उसके अलावा जो लोग कुछ लोग सीधे खड़े नहीं हो पाते, बहुत सारी स्पाइनल कॉर्ड में बीमारी आती है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, इसका जो कमर दर्द होने का जो मेन रीज़न होता है, या तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन में जो मैंने देखा है वो नीचे की नस में कुछ दबाव होता है, या जो नीचे की हड्डियां हैं जो इसको बोलते हैं लंबर वर्टिब्राज होता है वो आगे पीछे हो जाता है, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में लोग कभी कभी बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। तो बेसिकली इसी के कारण होता है। और इसका होने का कारण या तो हमने कोई झटका लगा हो, या कोई भारी सामान उठाया हो, या जैसे कि हम लोग अननोइंगली बाइक पे चल रहे हैं, गड्ढे पे वो बाइक चली गई है और इसकी वजह से कमर पे झटका लगा है। तो ये मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं। तो इससे बचने का यही उपाय है कि हमें, इसको बोलते हैं, हमें अपने बैग का हाइजीन मेंटेन करना है। तो बैग हाइजीन में ये होता है कि आपको अगर आप रोड पे भी चल रहे हैं, अगर बाइक भी चला रहे हैं तो धीरे धीरे चलाएं। और अगर हो जाता है अगर कमर दर्द तो इमिडिएटली या तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाएं, ताकि उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट किया जाए। सेकेंडली मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ जैसे ट्यूमर्स होते हैं, स्पाइन के ट्यूमर्स, उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। और उस कमर दर्द की वजह से वीकनेस पैरों में हो जाता है। उसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशाब और जो हमारा पैखाना होता है वो अपने आप होने लग जाता है। तो इसको सीरियस लेना चाहिए लोगों को, और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करके इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली डॉक्टर से करवाना चाहिए। स्टॉप करना। सर मेरा अगला सवाल होगा, लोगों को चोट लगता है,
कोई गिर गया, सर में चोट लग गया, हेड इंजरी हो गया, या फिर कमर में चोट लगना, रीढ़ की हड्डियों में चोट लगना, तो पहले हम सर के बारे में बात करेंगे, हेड के बारे में बात करेंगे। अगर सर में चोट लगता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ लोग ऐसा होता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो क्या नज़रअंदाज करना चाहिए? क्या उसके लिए क्या करना चाहिए लोग? देखिए, जो हेड इंजरी होता है बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस का मतलब ये है कि अगर किसी भी मरीज को अगर सर में चोट लगा है, अगर उसको उल्टी होती है, अगर सर में दर्द होता है, अगर उसको चक्कर आता है और अगर हाथ पैर में कमजोरी लगती है, तो वो मतलब कि क्रिटिकल है। उसको फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको सीटी स्कैन करवाना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी इस चीज़ को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको मरीज का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनको इमीडिएटली न्यूरोसर्जन के पास उसको रिफ़र करना चाहिए ताकि उस मरीज का हम ठीक से इलाज कर सकें। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि उसको गंभीर चोट लगी है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मरीज को उल्टी हो रहा है या मरीज को एक तरफ का हाथ पैर में कमजोरी आ गई है या दोनों हाथ पैर में कमजोरी आ गई है या वो अनकॉन्शियस है, नाक मुंह या कान से कहीं से ब्लीडिंग हुआ हो या नाक से पानी निकल रहा हो या उसको चोट लगने के बाद झटका आ रहा हो, तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि मरीज सीरियस है, गंभीर है। उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर गोल्डन आवर्स होते हैं न्यूरो सर्जरी में, जिसको 6 आवर्स को बोलते हैं, चोट लगने के बाद 6 आवर्स को बोला जाता है कि ये गोल्डन पीरियड है। अगर वो गोल्डन पीरियड में अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो फिर वो मरीज का प्रोग्नोसिस, जिसको कि ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो प्रोग्नोसिस पुअर होता है, इसलिए उस आवर में जाके जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बोला कि स्पाइन में अगर चोट लगता है तो मरीज का हाथ पैर कमज़ोर हो जाएगा, उसको पेशाब नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए भी उसका स्पाइन का स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्पाइन का एमआरआई या सीटी स्कैन होना चाहिए। देखना है कि कहीं पे फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई नस में दबाव तो नहीं है या कोई हेमेटोमा तो नहीं बन गया है, और उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट फटाफट से होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, आप सासाराम में कब कब बैठते हैं? बनारस भी बैठते हैं, तो लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो जाए कि आपसे अगर कोई सलाह लेना चाहता है किसी बीमारी को लेकर के, तो कैसे आपसे सलाह ले पाएगा? मैं सासाराम में 2 दिन वीकली 2 डेज आता हूँ और थर्सडे को मॉर्निंग अराउंड 10:30 से लेके शाम तक रहता हूँ। थर्सडे और संडे 2 दिन रहता हूँ और इन दोनों दिन पूरे दिन रहता हूँ। जब तक पेशेंट रहते हैं तब तक तो मैं रहता हूँ, लेकिन मतलब ये वैसे टाइमिंग मेरा जो है वो 10:30 to 5 o'clock मिनिमम रहूँगा, लेकिन अगर रात भर भी पेशेंट आते हैं तो मैं रहता हूँ और अगले दिन फिर जाता हूँ। अच्छा, 2 दिन के बाद आप कहाँ बैठते हैं? 2 दिन के बाद मेरा अपना एक अस्पताल है, जॉर्जियन हॉस्पिटल, जॉर्जियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यूरो केयर सेंटर, वाराणसी में, चितईपुर में, वाराणसी में, वहाँ पे मैं बाकी दिन रहता हूँ। और अगर कोई मैंने वैसे ये भी प्लान किया हुआ है कि अगर आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने डेज जो है वीकली वो बढ़ाने के लिए मैंने सोच रखा है। यहाँ पे मैंने ये भी अभी इस हॉस्पिटल में ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी सारी अभी शुरू करने वाला हूँ कुछ एक दिनों में, और जिससे कि लोगों को काफी लाभ होगा। और जो लोग बहुत दूर जाते थे, जैसे कई लोग यहाँ से, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला एम्स जाते थे या बनारस जाते हैं लोग, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और किसी भी चीज के लिए, किसी भी ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी के लिए लोगों को बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपने सुना न्यूरो सर्जन डॉक्टर नंजी सिंह को, जो कि बनारस से सासाराम आए हैं। सासाराम आने की वजह इन्होंने खुद भी बताया और मैंने भी आपको बताया कि लगातार इस जिले से सासाराम के आसपास के जो भी पेशेंट है वो जाते हैं बनारस। बनारस जाने की वजह है कि यहाँ पर अच्छे अस्पताल नहीं है और लोगों की सुविधा को देखते हुए ये खुद यहाँ पर अपना क्लिनिक के अस्पताल खोल चुके हैं, जिस अस्पताल का नाम है सुविधा हॉस्पिटल एंड न्यूरो क्लिनिक सेंटर, जो कि सासाराम के प्रभाकर रोड में। और यहाँ पर अभी वीकली यानी कि हफ्ते में 2 दिन ये बैठते हैं, थर्सडे के दिन और संडे के दिन। और जब भी आपको अगर सर से मिलना हो तो आप दिए गए पते पर आप आ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपना टाइम लेकर के सर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ये आपको खबर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।